भारत और चीन के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर तनाव बढ़ता जा रहा है। अक्साई चीन इलाके में जो एक घाटी है गलवान घाटी, उसको लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है और सरहद पर दोनों देशों ने अपने फौजियों की तादाद बढ़ा दी है। भारत का कहना है कि इस घाटी के किनारे चीन की सेना के कुछ टेंट देखे गए और चीन का कहना है कि भारत इस घाटी के पास रक्षा से जुड़े गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। बीती 5 मई को लद्दाख में पेगोंग त्सो झील के आसपास दोनों देशों के करीब 250 फौजियों की झड़प हुई थी। हैंड टू हैंड कॉम्बैट जिसे बोलते हैं वो हुआ था। उसके बाद 9 मई को भी नॉर्थ सिक्किम के इलाके में जो सीमा लगती है वहाँ चीनी और भारतीय फौजियों के बीच एक बार फिर झड़प हुई थी। ये घाटी जो है अक्साई चिन में है। अक्साई चिन पर भारत और चीन दोनों अपना दावा करते हैं। मेरे साथ हैं श्री सुरेश गोयल, आप हमारे राजदूत रह चुके हैं। गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कोरोना संकट में चीन और भारत जहां दोनों इफेक्टेड हैं, दोनों प्रभावित हैं, ये जो सीमा पर तनाव है, सरहद पर तनाव है, दोनों देशों के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो अभी सीमा पर कुछ झड़पें हुई हैं, वो तनाव पहले भी ऐसे होते रहे हैं, झड़पें हुई हैं, कभी ज़्यादा, कभी कम, उसके बारे में ब्यौरा आता रहा है। लेकिन अभी जो झड़पें हो रही हैं, मैं ये कहूँगा कि एक तरह से ये बीमारी का सिम्पटम है। बीमारी कहीं कुछ और है और बीमारी मैं ये नहीं अच्छा कहूँगा कि भारत और चीन के बीच का जी। बढ़ता हुआ तनाव है। आपको तो मालूम होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि कोविड के बाद जब ये वुहान में संकट आया, उसके बाद में पहली बार मैं देख रहा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस 1988 में मैं चीन में था, 1989 में जब थिएननमेन स्क्वायर के इंसिडेंट्स हुए, वो पहला मौका था मेरी नज़र में जब किसी ने चीन के जनरल सेक्रेटरी को चुनौती दी थी और वही चुनौती मैं आजकल चीन में देख रहा हूँ। तो एक तरह से इंटरनली शी जिनपिंग को जी अपनी पार्टी में जो एक उनको चुनौतियाँ मिल रही हैं, वो झेलनी पड़ रही हैं। और जब किसी भी एक पावरफुल लीडर को इस जी तरह की चुनौती इंटरनली मिलती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो कहीं न कहीं और रास्ता ढूँढते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो एक्सटर्नल तौर पर जी जो ये सब बातें हो रही हैं, एक तरह से चीन के जो राष्ट्रपति हैं, उनको अपने आप को दोबारा एसेट करने के लिए, अपने जी आप की ताकत को दिखाने के लिए एक ये रास्ता है ये। इसके अलावा वजह और भी हैं, लेकिन मेरी समझ में एक ये मेन वजह जी ये भी है। जी। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि भारत का जो ध्यान है वो पलायन करने वाले मजदूरों से हट जाए, कोरोना से हट जाए और देशभक्ति की तरफ मुड़ा जा सके। हम आगे बढ़ते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को लेकर अमेरिका ने चीन के एक्शन को, ये जो हाँ, नेपाल के साथ भी सीमा पर तनाव बढ़ा है, इसका जिक्र मैं पहले करूँगा। पड़ोसी नेपाल के साथ पर भी सीमा पर तनाव बढ़ा है। नेपाल ने अपने नए आधिकारिक ऑफिशियल नक्शा जो एक दिखाया है उसमें भारत के कुछ हिस्से शामिल किए हैं। इस नक्शे में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपना इलाका दिखाया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि हम इन इलाकों को वापस लेकर रहेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल के नए नक्शे पर ऐतराज जताते हुए कहा कि ऐसा कोई भी दावा मंजूर नहीं किया जा सकता है। 17,000 साथ आपको बता दें, राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसी महीने लिपुलेख दर्रे को उत्तराखंड के धारचूला से जोड़ने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहम लिंक रोड का उद्घाटन भी किया है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 80 किलोमीटर लंबी ये लिंक रोड तिब्बत में कैलाश मानसरोवर की यात्रा को कम करने के काम भी आ सकती है। नेपाल ने भारत के इस कदम पर भी ऐतराज जाहिर किया था। मेरा आपसे सवाल ये है, नेपाल, हालांकि हमारे इतने बेहतरीन रिश्ते रहे हैं नेपाल से, लेकिन नेपाल जिस तरह की ज़ुबान इस वक्त बोल रहा है, जो जैसे तेवर आपने इसने अख्तियार किए हैं, नेपाल के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको इस बदलाव की एक वजह नेपाल में चीन का बढ़ता निवेश भी नजर आता है? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं नेपाल से जो चीन के संबंध हैं, उनको मैं काफ़ी अरसे से देखता आ रहा हूँ और चीन से जो भारत के संबंध रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, बड़े मजबूती के, रोटी-बेटी के
ये रिश्ते रहे हैं। तकरीबन 20 साल पहले मैं भी इस नेपाल इलाके के में साथ। गया था, जी। कैलाश मानसरोवर का एक जत्था लेकर के, और उस टाइम पर भी काला पानी में जिसके बारे में नेपाल की सरकार अब सवाल उठा रही है, तब भी वहाँ पर भारत की आईटीबीपी की टुकड़ी वहाँ पर मौजूद थी, और लिपू लेक के लिए जो भी रास्ता था बॉर्डर ट्रेड के लिए, वो वहीं से होकर के निकलता था। ये बॉर्डर ट्रेड और पिलग्रिमेज 200 साल से, जी। 250 साल से चलती आ रही है, कोई नई चीज़ नहीं है ये। नई चीज़ ये है कि हालाँकि नेपाल ने पहले भी कहा था कि काला पानी उसका हिस्सा है, लेकिन जिस तेवर में आजकल बोल रहा है, वो ये एक नई चीज़ है। और क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मेरी समझ में इसके 2 कारण हो जी। सकते हैं। एक तो बहर जैसा कि आपने बताया कि चीन से उसको बढ़ावा मिल रहा होगा। क्यों मिल रहा होगा, इसकी वजह साफ है। अ, और दूसरा ये कि नेपाल भी अब समझता है कि वो भारत के बराबर का देश है, और वो भारत पे जो चुनौतियाँ हैं, उनके आगे दबना नहीं चाहता है। तो ये दोनों एक वजह हो सकती है बहरहाल, लेकिन सही बात तो ये जी। है कि दोनों ही चीज़ें मिला कर के जो उन्होंने नक्शा जारी किया है, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि साफ-साफ तौर पर नक्शा जारी कर दिया होगा। एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है, और इसको भी हमको सामना जी। करना होगा नेपाल से सीधा बातचीत करके। जी। जी, और ये भी हकीकत है कि हमने हमेशा नेपाल को अपना छोटा भाई और बच्चा और इस ढंग से माना है, जबकि नेपाल एक अलग देश है। वो इस बात को सही पसंद नहीं करता कि भारत उसे पेट्रोनाइज करे हमेशा। और हमारी ये भी हकीकत है कि हमने सप्लाईज भी रोक दी थी नेपाल की एक स्टेज पर। तो शायद एक ये भी वजह रही हो। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को लेकर अमेरिका ने चीन का जो एक्शन है, चीन ने जो किया है, उसको डिस्टर्बिंग बिहेवियर कहा है। लेकिन कोरोना से जंग के बीच दो पड़ोसी चीन और नेपाल के साथ सीमा पर तनाव भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपने कब्जे वाले दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। लद्दाख के कई हिस्सों पर भी चीन अपना दावा करता रहा है। चीन ने भारत के पिछले जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले का भी विरोध जताया था। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की शुरुआत तो 1958 से हो गई थी। 1962 में दोनों देशों के बीच जंग भी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच कई बार औपचारिक अनौपचारिक बैठकें भी हो चुकी हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जैसे जो आपने शुरू में कहा था कि जड़ में कुछ और है, इसकी बैकग्राउंड क्या है? मैकमोहन रेखा जो है वो, उसमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे क्या हैं, बैकग्राउंड क्या है? जितना संक्षेप में आप हमें बता सकते हैं बता दें। इस समस्या का हल क्या है चीन के साथ? देखिए, ये जो आपने कहा कि मैकमोहन लाइन में और यहाँ पर अक्साई चीन में इनका बैकग्राउंड क्या है, ये संक्षेप में बताना बहुत मुश्किल होगा। बहुत पुराना झगड़ा है। बहरहाल इतना ज़रूर है कि जी। एक मोटे-मोटे तौर पर 1962 के युद्ध के बाद में चीन ने, जहाँ हमारी अभी जो सीमा रेखाएँ हैं, वहाँ पर उनको एक तरह से मान लिया है कि ये हमारी सीमा रेखाएँ हैं। अक्साई चीन में जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जहाँ पर हम अपना अधिकार क्षेत्र मानते हैं, वो भी मानते हैं। एक तरह से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो हम उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसके बारे में जो बॉर्डर टॉक्स चल रही हैं, उनमें जी। कोई ख़ास अभी भी कोई नतीजा निकला नहीं है, और ना ही ये उम्मीद रखते हैं कि कोई ख़ास नतीजा निकलेगा। इवेंचुअली होना यही होगा, जब भी हो सकता है कि द एक तरह से जो स्टेटस quo है, उसको मान करके आगे चला जाए। लेकिन कब होगा, क्या होगा, कहना बड़ा मुश्किल है ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो बहुत ज़रूरी है, अभी बहुत जो बहुत है जी। सीमा जी पर साहब। ये छुट-पुट दुर्घटनाएँ जी। चलती रहती हैं, चलेंगी आगे भी। लेकिन जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, उससे वो एक स्थिति कायम रहती है, और फिर दोबारा वापस हम जो है शांति की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पर चिंता की बात ये है, जी। क्योंकि शी जिनपिंग की हालत भी पार्टी के अंदर कमज़ोर हो रही है, तो जब कमज़ोर नेता होता है तब क्या आगे एक्शन ले सकता है, वो कहना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं नहीं समझता हूँ कि इस मामले में जो जी। अभी अगर यूएसए स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, वो कितना हमारे हक में है और कितना हमारे हक में नहीं है। क्योंकि इसका मतलब ये भी ले सकता है चीन कि हम साफ-साफ एक यूएस के कैंप में हो गए हैं, और हमें अभी इस हालत में कम से कम इतनी जी। दूरी बनाए रखनी है कि चीन हमको यूएस का एलाई ना समझे। तो ये कूटनीतिक तौर पर ज़रूरी रहेगा। तो थोड़ी-सी दूरी वहाँ से रहे, लेकिन हमको अपनी-अपनी जो स्थिति है कायम रखते हुए चीन को अलग से डील करना पड़ेगा। जी।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेश गोयल साहब हमारे राजदूत रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। साथ में हमें ये भी याद रखना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी असली समस्याएं हैं, कोरोना से निपटने की समस्या, जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है उससे निपटने की समस्या, उससे ध्यान ना हट जाए हमारा इस विषय को लेकर। ये भी गंभीर है। मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको मैं छोटा सा एक स्टेटस रिपोर्ट दे दूँ। कोरोना की हालत क्या है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जो संक्रमित लोग हैं, इन्फेक्टेड लोग हैं, 50 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं और 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और WHO के मुताबिक दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में जो नए मामले सामने आए हैं, वो उसमें से 2/3 मामले सिर्फ 4 देशों अमेरिका, रूस, ब्राज़ील और भारत में दर्ज किए गए हैं। WHO के प्रमुख ने यह भी कहा है कि जैसे जैसे अमीर और विकसित देश लॉकडाउन से उबर रहे हैं, कोरोना जो है गरीब देशों में फैल रहा है। भारत, रूस और ब्राज़ील कोरोना के नए ग्लोबल हॉटस्पॉट बनकर सामने आए हैं। रूस में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,263 नए केस दर्ज हुए हैं और रूस में करीब 3 लाख तक मामले पहुंच चुके हैं। लैटिन अमेरिकी देशों में कोरोना के कुल 4,83,400 मामले सामने आए हैं। लैटिन अमेरिकी देश ब्राज़ील अब इस महामारी के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की जो तादाद है वो 1,13,000 को पार कर चुकी है। एक दिन में 5,609 नए केस सामने आने से चिंता और बढ़ गई है। माना जा रहा है कि अलग अलग देशों में कोरोना टेस्टिंग की दर, टेस्टिंग में देरी और कम रिपोर्टिंग के कारण मरीजों और मरने वालों की संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। हमारा जो डेटा है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता। हमने जागने में बहुत देर कर दी, करीब 55 दिन बर्बाद किए। यही 55 दिन लॉकडाउन पहले लगाया जा सकता था और ये 55 दिन जो थे इसमें तैयारियां की जा सकती थी। आज भी अभी भी 55 दिन होने जा रहे हैं चौथे चरण लॉकडाउन जब शुरू हुआ है। हमने तैयारियां कितनी की हैं? हमारा ध्यान कहाँ पर है? घंटे, घड़ियाल, थाली बजाने से कोरोना नहीं जाएगा।